किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। जी हां, अब से एक नई शुरुआत और उस शुरुआत के अंदर में सीधा सीधा आपका जो सरोकार है वो ना सिर्फ घरेलू मंडियों से, घरेलू बाजारों से, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में आपसे जुड़ी हुई कमोडिटी की क्या हलचल है, उसमें कितनी तेजी है, कितनी मंदी है, ये सब हम आपको बताएंगे और विश्लेषण करेंगे कि विदेशी बाजारों में हो रही हलचल का आपकी जेब के ऊपर पे क्या असर पड़ने वाला है। इसी मुद्दे पर आज की विशेष कमोडिटी हमारी जो नजर है वो पड़ेगी चावल पर। चावल की कीमतों में इस समय पर विदेशी बाजारों के अंदर में क्या रुझान दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ विदेशी बाजारों के अंदर जो इस समय पर जो पॉलिटिकल टेंशंस का जो इंपैक्ट है, जो असर है, जो प्रभाव है, वो कितना कारगर होगा। और जो पिछले दिनों के अंदर में चावल और धान की कीमतों में हमने एक तरफा तेजी आते हुए देखी थी जो थम चुकी, लेकिन अब एक बार फिर से उसमें उबाल आते हुए हम देख रहे हैं और ये उबाल कितना कारगर होगा ये सब हम जानेंगे अगले 30 मिनट में। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय शर्मा इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप 45 सालों से इस ट्रेड के साथ जुड़े हैं, 45 सालों से चावल और धान की नब्ज को पकड़े हुए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर अजय, हमें यह बताएंगे कि इस समय पर धान की कीमतों के अंदर तेजी का रुझान दिखाई देगा या फिर आएगी मंदी। व्हाइट राइस, सफेद चावल हिंदुस्तान से बैन है, वो जा नहीं पा रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले साल सरकार ने उस पर बैन लगा दिया था और इन्हीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ही कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर खाद्यान्न की जो किल्लत है वो सरकार ने भांपी और अभी भी वो भांप रही है, जिसकी वजह से हमने चावल की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर एक लगाम आते हुए देखी। अभी क्या सिनेरियो आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई कि 24 और 25 की बुआई करीब करीब कंप्लीट हो गई। मैंने 1000 किलोमीटर पंजाब ट्रैवल किया, हरियाणा पंजाब, और 500 किलोमीटर ट्रैवल किया वेस्ट इंडीज। सब जगह बुआई बहुत अच्छी है। जो राइस है उसको दो भागों में बांट लें, एक नॉन बासमती और एक बासमती। बासमती का मतलब बासमती 1509, 1692, 1847, 1718 और 1121 जी, और बासमती CR 30 और पूसा बासमती 1401, पूसा 1401। और नॉन बासमती की अगर हम बात करते हैं तो दो हिस्सों में बांटते हैं उसको हम, कच्चा और पारबाइल्ड, यानी उबला हुआ और पारबाइल्ड। उबला हुआ का मतलब ये नहीं कि अंगीठी पे उबाला हुआ, उसको सेला राइस बोलते हैं। सेला और कच्चा राइस। कच्चा राइस गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया हुआ है ट्रेड, और सेले को वो कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर ड्यूटी देते हैं 20%। पिछला 1 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सरकार के हाथ में आने से प्राइस तो अच्छा मिला है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो करीब 30 से 33% कम हो गया। एक्सपोर्ट कम होने से लोकल मार्केट के ऊपर प्रेशर है और प्राइस राइज जो है होने का चांस कम है। गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है कि इस साल की क्रॉप को देखते हुए गवर्नमेंट शायद लगा हुआ है वर्ड, डिसीजन नहीं हुआ है, इसको शायद एक्सपोर्ट के लिए ओपन कर देगी, जिसमें मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस प्लस ड्यूटी रहने की संभावना है। यानी कि ट्रेड फिर से बड़े बड़े जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं
उनके हाथ में आने की संभावना है। जब एक्सपोर्टर्स के हाथ में कोई मार्केट आती है जी तो उनके अलग अलग एफर्ट्स होते हैं। अभी गवर्नमेंट का एफर्ट है, फिर बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है। जब बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है तो किसान भाई को अच्छा प्राइस मिलने के चांस होते हैं। रही बात बासमती की, बासमती के अंदर ईरान हमारी सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है जी, जहाँ पर हमारा 1 मिलियन से ऊपर का और 1.2 मिलियन के आसपास तक का, एक दफ़ा 1.6 भी गया था, हाँ का ट्रेड होता है। और उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट अप एंड डाउन। जी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि फूड सिक्योरिटी सभी देशों के लिए एक खास इस समय पर तवज्जो का कारण बनी हुई है। चाहे वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हों, यूरोपियन कंट्रीज हों, सभी की निगाहें इस समय पर फूड सिक्योरिटी को लेकर के बनी हुई हैं और भारत भी उसको लेकर के चिंतित है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार, पहले हमने कोरोना की मार देखी, कोरोना के टाइम पर फूड सिक्योरिटी एक बड़े मुद्दे के तौर के ऊपर उभरा, सभी देशों ने अपने यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ी हैं, उसके बाद एक एक कंट्री ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसी के मद्देनजर भारत ने अपने चावल के निर्यात पर बैन लगाया। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। चावल दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। अंटार्कटिका के अलावा ये सभी महाद्वीपों में उगाया जाता है और दुनिया भर के कई अरब लोगों का पेट भर रहा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों की वजह से ये शरीर को ऊर्जा भी देता है। एशिया महाद्वीप के लोग कुल कैलोरी का 60 से 70% चावल से ही ग्रहण कर रहे हैं। इन सभी बातों को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र ने इसे ग्लोबल फूड माना है और राइस इज लाइफ की संज्ञा दी है। इसके अलावा साल 2004 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय चावल दिवस के रूप में मनाया था। भारत में चावल सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, बल्कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान 41% है और ये देश की 60% से भी अधिक आबादी के लिए चावल भोजन का स्रोत बना हुआ है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है। 1950 के दौरान देश में चावल की कुल पैदावार करीब 2 करोड़ टन थी। आज ये आंकड़ा 10 करोड़ टन पहुंच चुका है। चावल उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। हालांकि रकबे के हिसाब से हम पहले पायदान पर हैं। अभी की बात करें तो करीब 44 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर चावल उगाया जा रहा है। ये कुल कृषि योग्य जमीन का 20% है। चावल की खेती का इतिहास करीब 7000 साल पुराना है। सबसे पहले इसे चीन में उगाया गया था, यहीं से ये पूर्वी एशिया और फिर दूसरे देशों में फैला। वैसे तो चावल की लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसे बासमती और गैर बासमती में बांट सकते हैं। बासमती चावल पतला, लंबा और खुशबूदार होता है, जबकि गैर बासमती चावल छोटा। आजकल काला चावल भी बाजार में उपलब्ध है। सफेद चावल के मुकाबले ये कई गुना महंगा बिकता है। बासमती और गैर बासमती चावलों के निर्यात में भारत अग्रणी देश है। 2023-24 के दौरान हमने 48,389 करोड़ रुपए का बासमती और 37,804 करोड़ रुपए का गैर बासमती चावल निर्यात किया है। चावल के सिर्फ दाने ही भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इससे मुरमुरे, खील, इडली, डोसा और कई तरह के दूसरे खाद्य पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी भूसी से खाद्य तेल भी निकलता है। अजय जी, अभी हम ईरान की बात कर रहे थे। इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में अगर हम 11-21 की बात करें, $1500 के ऊपर ये बना हुआ है बासमती चावल। और 11-21 की अगर हम बात करते हैं तो 11-21 $1050 से लेकर के और करीब करीब $1150 यहीं पर ट्रैवल कर रहा है। आपको क्या लगता है, ब्रेक पर जाने से पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या $1150 के ऊपर राइस के प्राइसेस जाएंगे, ताकि जो अक्टूबर-नवंबर के अंदर में नई फसल आने वाली है, हमारे किसानों को उसके उचित दाम मिलेंगे या नहीं? देखिए मनचंदा जी, आपका सवाल जो है ना, वो फूड सिक्योरिटी से शुरू हुआ जी। अब फूड सिक्योरिटी है ना, आज की डेट के अंदर 2 तरीके की है। पहली फूड सिक्योरिटी हम अपने बारे में सोचें, यानी इंडिया की फूड सिक्योरिटी। इंडिया की फूड सिक्योरिटी में जैसे आपने कहा कि 60% लोग जो है चावल खाते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी है 80 करोड़ आदमियों को फूड देना जी।
जब गवर्नमेंट 80 करोड़ आदमियों को फूड देने की बात करती है तो चावल उसके अंदर एक बड़ा मेन आइटम है, बिल्कुल मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है जी। अब गवर्नमेंट सबसे पहले ये चाहेगी कि मेरे घर के अंदर इतना सामान होना चाहिए कि जो मैंने अपनी जनता के साथ कमिट किया है कि क्या उसको मैं 365 दिन में पूरा करूंगा, जी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट उससे फालतू रखती है, कम नहीं रखती, फालतू रखती है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एमएसपी दिया हुआ है, और एमएसपी जो दिया है वो जनता के लिए दिया है और किसान को सपोर्ट करने के लिए दिया है। जी पिछले 3 साल 4 साल से किसान बहुत मेहनत कर रहा है और इंद्रदेव उनके ऊपर मेहरबान है कि किसानों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने पिछले 3 दशक के अंदर हमारा पेट तो भरा का भरा और दुनिया का पेट भरने की कैपेसिटी भी हिंदुस्तान में पैदा की। बिल्कुल, उसमें साइंटिस्ट जो हैं उनका भी योगदान है, उन्होंने नई नई वैरायटी निकाली। हाँ, निश्चित तौर के ऊपर पे, और चावल का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा है और प्रोडक्शन भी बढ़ा है, इसके साथ साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, और जो रेवेन्यू सोर्स है एग्री कंपोनेंट के अंदर में वो मेजरली आपको चावल से ही मिलता है। क्या कहता है ईरान का बाजार, और इस समय पर बांग्लादेश के अंदर में जिस तरीके के हालात हैं, तो क्या ऐसे हालात के अंदर में वहां पर निर्यात करना चावल का क्या सुरक्षित होगा या नहीं होगा, उसका कितना इंपैक्ट, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात चल रही थी बांग्लादेश के हालात पर और उसका इम्पैक्ट चावल की कीमतों पर और पैडी पर, यानी कि धान की कीमतों पर क्या दिखाई देगा। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि किसान खेत से अपनी धान को निकालता है, मंडियों में लेकर के आता है, सस्ते में दे जाता है, लेकिन जब वो अपनी पूरी फसल बेच जाता है तो चावल की कीमतों में तब उसके बाद आग लगती है। अजय जी, ऐसा बहुत बार देखने को मिला, और हालांकि कई बार सिनेरियो हमने पिछले 2-3 साल से चेंज भी देखा है कि जिस समय पर सीजन होता है उस समय पर मार्केट को ऑपरेट किया जाता है और मार्केट ऑपरेट होती है, और इसका कभी कभी फायदा थोड़ा बहुत किसान को जरूर मिलता है, लेकिन हमेशा नहीं मिला। इस समय बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको देख करके आपको क्या लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बायर है और नॉन बासमती का सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश है, और अभी हाल फिलहाल के अंदर में 5 लाख मीट्रिक टन की एक डिमांड भी वहां से निकली थी। उसको किस नजर से देखते हैं आप? मनचंदा जी, ये सेकंड पार्ट हो गया फूड सिक्योरिटी का। यानी कि जैसे हम अपने यहाँ एक बम्पर स्टॉक रखते हैं जिसको फूड सिक्योरिटी कहते हैं, ऐसे आज यूक्रेन की वॉर के बाद जी हर कंट्री ने उसको सीरियसली लिया है। उसमें जो अड़चन आई वो अड़चन आई रेड सी की वजह से, और ये ईरान की लड़ाई और इजराइल की लड़ाई के वजह से ये बढ़ गई। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी का सवाल है, जो गवर्नमेंट थी जो बांग्लादेश से अब चली गई, उन्होंने इस बात का बहुत ख्याल रखा। उनके यहाँ खुद चावल होता है कि किसी भी कीमत पर चावल की कमी बांग्लादेश में नहीं होनी चाहिए जी। ऐसे ही श्रीलंका का था। तो अब ये 2 कंट्रीज जो हैं, ये दोनों कंट्री प्रॉब्लम में है जी। उनको गवर्नमेंट चाहे तो हेल्प कर दे, वो बात अलग है, लेकिन पेमेंट प्रॉब्लम की वजह से आज की डेट के अंदर स्पेशली बांग्लादेश की पेमेंट रुक गई है।
जहाँ तक ईरान का सवाल है, बांग्लादेश मीन्स नॉन बासमती। जी। अब बासमती की बात करें कि जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट बायर है ईरान, वो उनके यहाँ भी बासमती टाइप की क्रॉप होती है, हमसे महंगी होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि वो ईरान का पेट भर सके। जी। तो ईरान को करीब करीब 1.5 मिलियन से 2 मिलियन के बीच में इंपोर्ट करना पड़ता है। वो पाकिस्तान से और इंडिया से करता है, और इंडिया से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि सैंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो पेमेंट प्रॉब्लम है। ईरान की भी आज की डेट में बहुत अनसर्टेनिटी है और बांग्लादेश की भी अनसर्टेनिटी है। ठीक है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जैसे ही कुछ थमेगा, ये चलता तो रहेगा नहीं। जी। ये जो उफान आया है, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, हाँ। यानी कि समुद्र में जो तूफान आया है वो जब सेटल होगा, और हमारा मानना जल्दी सेटल हो जाएगा। कितना टाइम, क्योंकि अभी किसानों ने सोइंग देखिए शुरू कर दी है, और इस बार जो प्रोडक्शन की उम्मीद है वो ऑल टाइम हाई पर जाने की उम्मीद है। अक्टूबर नवंबर के अंदर में क्रॉप आनी शुरू हो जाएगी और पैडी जो है मंडियों में लगनी चालू हो जाएगी। तब तक क्या पैडी के उनको उचित दाम मिल पाएंगे? क्या लगता है 11-21 की अगर मैं बात करूं तो 11-21 क्या इस बार 5,000 रुपए के ऊपर जा पाएगा? क्या जो नॉन बासमती चावल है उसको बेस्ट प्राइस इस बार मिल पाएगी? क्या 3,000, 3,500, 4,000 रुपए के आसपास क्या वो प्राइस टच होंगे? किसानों को कितना फायदा, किसानों से रिलेटेड स्पेसिफिक किसान? देखिए मनचंदा जी, पिछले 3 साल के अंदर ना मार्केट जो है, हाँ, वो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिवाइड हो चुकी है। जी। यानी पिछले 3 साल के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में भी बासमती की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। और जो इंटरनेशनल मार्केट पे प्राइस का इम्पैक्ट आता है ना, वो डोमेस्टिक मार्केट की वजह से आया है। ओके। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर पिछले 3, 4, 5 साल के अंदर जो कंज्यूमर है वो बासमती के लिए पे करना शुरू कर दिया उसने, हाँ, और बासमती खाना शुरू कर दिया है। ठीक है। क्यों किया है कि बड़े बड़े मिलर्स ने, बड़े बड़े जो डोमेस्टिक में जो हैंडलर्स हैं, हाँ, किसी भी रूप में जो ट्रेड के साथ जुड़े हैं, हाँ, उन्होंने बासमती को बड़ी अच्छी तरीके से प्रोसेस करके प्रेजेंट किया है। ठीक है। तो नए लोग भी क्योंकि आज जैसा बताया 60% खाते हैं, इजी टू कुक है, उसके अंदर किसी को रोटी बनाने की कारण में अपना राइस को बॉईल किया, थोड़ा बहुत उसमें करी ली और खा लिया। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए डिमांड है, लेकिन वॉर जितना चलेगी उतना सप्लाई कम हो पाएगी। अच्छा। प्रोडक्शन तो होगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी। अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो प्राइस डाउन आएगा, जो आज की सिचुएशन है। अगर ये थम जाता है, जो तूफान है ये थम जाता है अगले 2 महीने के अंदर, हाँ, तो डिमांड जरूर से ज्यादा होगी। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में हर आदमी चाहेगा, हर कंट्री चाहेगा मैं अपने यहाँ बफर स्टॉक रखूं, तो प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। जैसे आपने कहा 50 रुपए, तो मुझे नहीं लगता कि भाई 50 रुपए वाला ट्रेंड अभी आने वाला है। अच्छा, 50 रुपए वाला ट्रेंड नहीं आएगा? ये पैडी 50 रुपए की पैडी आना मुश्किल है, मुश्किल लगती है। मेरा अपना मानना ये है कि ये 11-21 की बात कर रहे हैं नॉन बासमती की? मैं 11-21 की बात 11-21 की। देखिए क्या है कि पिछले कुछ सालों के अंदर पूसा बासमती की भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है मध्य प्रदेश के ऐड होने से। अच्छा। यानी मध्य प्रदेश के किसान ने पिछले 3-4 साल के अंदर पूसा जो राइस है, जिसको लोग डीबी बोलते हैं, हाँ, डुप्लीकेट बासमती बोलते हैं, पूसा नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है। अब आज की डेट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली है कि भाई बासमती की जगह कुछ और बो, हाँ, तो हम आपको एक बोनस देंगे 1,700 रुपए शायद एकड़ का। जी, वो ये 17,000 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट ने भी चलाई है। लेकिन मैं इसके ऊपर आऊँगा। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक से लौटने के बाद में ये जानने की हमारी कोशिश होगी कि अक्टूबर नवंबर में धान के किसान को दाम क्या मिलेंगे। कहीं मत जाइए। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार, मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे चावल की कीमतें क्या होंगी और धान की क्या कीमत आपको मिलेगी, ये बताने से पहले हमने जो पिछले एपिसोड में जो सवाल लिया था उस पर एक नजर डालते हैं। सही विजेता, सही जवाब देने वाले विजेता का नाम क्या है और साथ ही साथ सही जवाब क्या है। सबसे ज्यादा लहसुन किस राज्य में उगाया जाता है? और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। पैडी की कीमतें इस साल क्या वो ट्रेंड में हैट्रिक मारेगा? एक। दूसरा, क्या ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई चावल की कीमतें और धान की कीमतें टच होंगी या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है कि जो इंपोर्टर है या लोकल मार्केट में स्टॉक कितना है। आज की डेट में इंपोर्टर के पास आपका 20% के करीब स्टॉक ज़्यादा है। अच्छा। और कुछ कैरी फॉरवर्ड होने के चांस हैं। अच्छा। और लेकिन उसमें एक चीज 1509 में है कि जो वेस्टर्न यूपी में जो क्रॉप लगती थी, समर क्रॉप जिसको साठी कहते हैं, वो फेल्योर है। अच्छा। क्योंकि समर के अंदर बारिश नहीं हुई है और पहले ही किसान ने 30% कम लगाया क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। ठीक है। अब जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थी 1509 से कि ये बहुत ज़्यादा होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा होगी। तो 1509 में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी रहेगा। उसके बाद मेरी उम्मीद है कि ये स्टेबल रहेगी क्रॉप। ठीक है। जहाँ तक पूसा का सवाल है, मध्य प्रदेश में अभी भी कैरी फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत डाउन है। ठीक है। तो अगर ये इसी प्राइस से 10% ऊपर तक भी मेंटेन कर ले जो आज का प्राइस है, तो आप लकी माने अपने आप को। जहाँ तक 11-21 का सवाल है, 11-21 की एडिशनल वैरायटी जो है 1885 1885 पंजाब में लगी है। इसमें प्राइस का स्टेबल जो है एट प्रेजेंट, इससे थोड़ा ऊपर जाने के चांस है। यानी उसमें तेजी आने की संभावना, थोड़ी सी तेजी आने की संभावना है जी। जहाँ तक 1401 है, वो भी पंजाब में काफी लगी है। यानी कि जहाँ जहाँ बासमती की बेल्ट है वहाँ 1401 बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है। उसमें भी चांस है क्योंकि उसने अपनी एक मार्केट बना ली है स्टीम की। यानी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस 1401 की स्टीम और सेला, और डोमेस्टिक में उसका स्टीम, उसकी अपने ब्रांड बहुत अच्छे बन रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। उसमें भी प्राइस इंक्रीज होने का चांस है। जहाँ तक रहा 17-18 का सवाल, 17-18 का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसकी डिमांड के हिसाब से जा रहा है, तो उसके भी प्राइस इंक्रीज होने के चांस हैं। लास्ट में एक क्रॉप आती है 1887। 1887 जो है वो बड़ी कंफ्यूज रहा लास्ट टाइम, लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आई थी। ये 90 दिन की क्रॉप नहीं है, किसान भाइयों ने 90 दिन में उतारी थी, इसलिए प्राइस नहीं मिला। ये 110 दिन की क्रॉप है। अगर इसको अच्छी तरीके से मैच्योर करके 110 का मंडी में लाएंगे आप, तो आपको लास्ट ईयर से अच्छा प्राइस, सबसे अच्छा प्राइस इसी में मिलने की उम्मीद है। एक और इसमें चलते चलते आपसे सवाल लेंगे। नॉन बासमती चावल जो कि बैन है, उसके खुलते ही चावल इंडस्ट्री के अंदर में क्या एक भूकंप, एक तेजी का जो जलजला है वो दिखाई देगा? देखिए, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो करीब करीब जब से बैन नहीं कहता, जब से कंट्रोल हुआ है, जब से गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, अपने एक प्रोसीजर में रखा है इसको, उससे फायदा हुआ है कंट्री को। यानी कि जो चावल 400 के आसपास था, वो करीब करीब मान के चलें $70-80 तो वैसे, और $100 का टैक्स, यानी इंटरनेशनल मार्केट में करीब $180 प्लस में बिक रहा है।
तो महंगा बिक रहा है। अगर हमारी ट्रेड के हाथ में अगर ये आ जाए, जिसमें कि मल्टीपल एफर्ट्स होंगे, मार्केटिंग होगी, भागदौड़ होगी, लोग जाएंगे, तो चावल जो है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जी। यानी कि अगर अभी 100 बिक रहा है, 100 टन बिक रहा है, तो 130 टन तक जाने की उम्मीद है। अजय जी, आप स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारियां साझा की दर्शकों के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी किसान दूरदर्शन किसान को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया किसानों तक पहुँचने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि जो किसान हैं उनके फ़ायदे की बात उन तक जरूर पहुँचे, और ये लक्ष्य भी है। और चलते चलते आपसे आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत में फिलहाल कितने मीट्रिक टन चावल का उत्पादन हो रहा है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। पहला 2 करोड़ टन, दूसरा 5 करोड़ टन, 8 करोड़ टन या 10 करोड़ टन। आप अपने सवाल का जो जवाब है वो हमें मेल कर सकते हैं अपना commodityexpert@gmail.com पर। उम्मीद है इस एपिसोड के अंदर में जो चावल से जुड़े हुए कारोबारी हैं, किसान हैं, निर्यातक हैं, आड़तियां हैं या किसी भी रूप में चावल के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। उन्हें मालूम पड़ा होगा कि आने वाले समय में चावल की कीमतों के अंदर में कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां पर इजाफा देखने को मिल सकता है। इसी तरह की और विशेष कमोडिटीज के साथ और उनके अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार की जो रूपरेखा है उसके साथ किसमें मंदी किसमें तेजी, ये लेकर जल्द हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। You can watch Doordarshan's national channel on 197 number on Tata Play, 148 number on Airtel, 302 number on Sun, 175 number D2H, 040 number on Hathway, 138 number on Den, 193 number on Dish TV and 002 number on DD Free Dish. नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, और जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी गांव दौलतिया में है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? प्रकृति और पर्यावरण के बीच जो सामंजस्य स्थापित करके जो खेती की जाती है उसे प्राकृतिक खेती कहा जाता है। जैविक खेती वह खेती है, कीटनाशक आ रहे हैं मार्केट से, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को हम अगर परिभाषित करना चाहें तो ये इस तरह से है कि जो गो आधारित जो है, मूल रूप से जो देसी गो आधारित खेती है प्राकृतिक खेती। प्रधानमंत्री फसल जीवन बीमा का लाभ लेना है तो उन्हें जो ऋण नहीं लिए हैं उन्हें अलग से आवेदन देना पड़ेगा, तब उनका वो ये लाभ ले सकते हैं। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।